जी नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक में। अभी आपने 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया, तो आज हम ये बात करेंगे कि जो अपने संविधान का विकास कैसे हुआ, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आज हम बात करते हैं कैसे अपने संविधान का विकास हुआ, कैसे कहानी 1947 और 1950 तक पहुंची, कैसे हमारा संविधान लागू हुआ। तो आज हम शुरुआती दौर से बात करेंगे कि मतलब चरणबद्ध तरीके से इसमें विकास हुए हैं। जैसे कुछ ब्रिटिश अधिनियम भी आए हैं, तो उनके तहत भी अपना विकास ही हुआ है। तो आज अंग्रेज़ों को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ आए अपने भारत में और हमारे संवैधानिक विकास में उनका क्या योगदान रहा। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। मतलब कि संवैधानिक विकास, ठीक है, संवैधानिक विकास। अब बात करते हैं, जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई और धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य विस्तार करते गए और फाइनली उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया। तो ये हम अगर मैप में समझे तो हमारा ये यहाँ पे हो गया इंडिया, ठीक है, इंडिया। ये हो गया आपका ब्रिटेन, ओके, यूरोप महाद्वीप में, और ये अपना इंडिया पड़ता है एशिया महाद्वीप। तो इस तरह से ये एक ब्रिटेन में एक देश हुआ करता था, यूरोपीय कंट्री हुआ करता था यहाँ पे, और ये एक भारत। तो ब्रिटेन किसी दूसरे देश में राज करने के लिए, मतलब उनका बिजनेस माइंड बहुत तेज़ था उस ज़माने में। तो क्या हुआ, वो दुनिया के कई देशों में तब तक राज कर चुका था, उनमें से भारत में अभी राज नहीं किया था। तो सन 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। कहाँ पे हुआ ये? लंदन, ठीक है। अब ये यहाँ की बात चले, ब्रिटेन में वहाँ की जो महारानी थी, तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया 1599 में। ये इसका उद्देश्य ये था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उद्देश्य इसका ये था कि अब भारत से हम कैसे व्यापार को ब्रिटेन से जोड़ा जाए, ठीक है। ब्रिटेन के व्यापार बहुत जगह चल रहा था, लेकिन भारत से भी नहीं चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया से भी व्यापार करने के लिए सोचा और 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, ठीक है, ब्रिटेन में। अब हम आ जाते हैं सन 1600 ईस्वी में। सन 1600 की बात है, एक राजलेख निकाला गया ब्रिटेन में, ठीक है। और राजलेख क्या था, ये आप मतलब यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी या फिर और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एक आ जाता है कि सन 1600 ईस्वी का राजलेख क्या था। 3 नंबर में ये प्रश्न आते हैं, तो इनको एक लाइन में डिफाइन करना होता है। तो ये इसमें पहले लिख लेते हैं, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 15 वर्ष की परमिशन, ठीक है। तो ये 1600 ईस्वी का राजलेख क्या था? 1600 ईस्वी का राजलेख एक ऐसा पत्र था जिसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ये अनुमति दी थी कि आप
भारत के साथ व्यापार कर सकते हो 15 वर्ष के लिए। ठीक है, मतलब अपने लोगों को कहा था कि आप 15 वर्ष के लिए परमिशन है कि आप जाइए और इंडिया में आराम से व्यापार करिए। तो ये हो गई अपनी बात कब की, 1500 की, 1600 की। ठीक है, अब आप यहीं भारत में देखिए, भारत में इस समय राज्य किसका चल रहा था, तो एक मुग़ल बादशाह बहुत फेमस थे, उनका नाम था अकबर। अकबर, तो भारत में राज्य चल रहा था अकबर का। अब अकबर का राज्य है सन 1556 से लेके 1605। तो बात उन दिनों की है, सन लगभग 1600 के आसपास महारानी एलिजाबेथ ने एक पत्र भिजवाया भारत को अकबर के लिए और बोला कि हम आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं। अब ये पत्र लेके आया गया, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाती है सन 1605 में। 1605 अकबर डेथ। तो 1605 आते आते अकबर की डेथ हो जाती है। अब ये जो व्यक्ति जो लेके पहुंचा, उस ज़माने में क्या हवाई जहाज़ हुआ नहीं करती थी, तो समुद्री मार्ग से आया और वो व्यक्ति था जो सबसे पहले उस पत्र को लेकर आया राजलेख को कि हम आपके भारत में हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं, अपनी एक कंपनी खोलना चाहते हैं। तो उस समय वो व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति का नाम था ब्रिटेन का राजदूत कैप्टन हाकिंस। ठीक है, ये यहाँ से राज लेके चला कैप्टन हाकिंस और पहुँचा दरबार में, कहाँ, अकबर के। अब आप ये बताएंगे 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ हो गई। ठीक है, अब ये आके यहाँ पहुँचा सन 1608 की बात है। ठीक है, तो 1608 में आता है, तो यहाँ पे अकबर नहीं, अकबर की जगह उसका पुत्र जहांगीर यहाँ पे राज दरबारी रहता है। तो फिर जहांगीर राज दरबारी रहता है, या फिर मतलब राजा रहता है, तो वो उसके पास आता है और परमिशन लेता है। तो जहांगीर ने परमिशन दे दी कि हाँ आप व्यापार कर सकते हो हमारे देश में। तो यहाँ से पहला प्रश्न यहाँ ये आता है कि सर, मतलब ब्रिटेन से आने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था भारत में, तो वो था कैप्टन हाकिंस। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन से जहाज़ से आया था, तो जहाज़ था उसका नाम हेक्टर जहाज़, हेक्टर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने एक राजलेख निकाला जिसमें 15 वर्ष की परमिशन दी कि आप जाइए और अपने इंडिया में वो करिए, व्यापार करिए। तो कैप्टन हाकिंस लेके निकला और सन 1608 में भारत पहुंचा और वहाँ का राजा तब था जहांगीर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आती है बात, जहांगीर के जब दरबार में आता है कैप्टन हाकिंस, तो यहाँ पे काफ़ी स्वागत किया जाता है उसका, और स्वागत इस हिसाब से किया जाता है कि क्योंकि कैप्टन हाकिंस अपने साथ बहुत सारा ये पश्चिमी सभ्यता या फिर यूरोप से क्या लेके आया था, वहाँ वो अपनी अंग्रेजी दवाइयाँ जिसको वाइन बोलते हैं वो लेके आया था। कैप्टन हाकिंस के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया, तो जहांगीर उसको मतलब उसका सेवन बाद में किया और काफ़ी खुश हुआ, जिससे कि फिर जहांगीर ने कैप्टन हाकिंस को या फिर ब्रिटेन को परमिशन दे दिया कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। और 2 उपाधियाँ भी दी कैप्टन हाकिंस को। कैप्टन हाकिंस को 2 उपाधियाँ दी कौन, जहांगीर ने, क्या बोला था, इंग्लिश खां, इंग्लिश खां। तो ये एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी, तो जहांगीर ने दी किसको, कैप्टन हाकिंस को। ठीक है, और कैप्टन हाकिंस हेक्टर जहाज़ से भारत आ गया। ठीक है, ऐसे हुआ, आते गए, बहुत बार आते गए, लोग बाग आते गए, तो धीरे धीरे भारतीयों का उन्होंने मिजाज पढ़ लिया कि भारत के लोग किस प्रवृत्ति के हैं, या फिर कैसे इनको लुभाया जा सकता है और कैसे फिर आगे बढ़ा जा सकता है। तो लगभग फिर इतनी बात वहाँ तक पहुँची। उसके बाद फिर एक सन आता है हमारा, सन 1700
1757 इतिहास में सन 1757 बहुत ज़्यादा फेमस है। उसको बोलते हैं क्या, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, एक व्यक्ति आए थे रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस किसके बीच हुआ था? बंगाल के उस समय नवाब थे सिराजुद्दौला। तो सन 1757 में ब्रिटेन को ये समझ में आ गया कि भारत के लोग कैसे हैं, उनमें हम कैसे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इस बार रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया एक सेनापति बना के अंग्रेज़ों का, जो कि भारत में मतलब किस तरह से हम राज करना है, इसीलिए इस बार सेना लेके आया था, क्योंकि हम भारत में राज करने के हिसाब से। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आया। तो बंगाल सबसे पहले क्या था, ये देखिए, ये भारत था, ये बंगाल हुआ करता था, ये बंगाल, ठीक है। यहाँ से आया तो इस वाले छोर में मतलब बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव आया। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला जो वहाँ का नवाब था बंगाल का, तो उससे क्या किया, युद्ध किया। और युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का विजय हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव जीता, ठीक है, युद्ध में जीत गया सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला हार गया। और हारा किसकी वजह से? सिराजुद्दौला में एक व्यक्ति था, उनका सेनापति था मीर जाफ़र। जैसा कि मतलब जनरली यही होता है कि सेनापति लोगों को लालच रहता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये बोला कि सिराजुद्दौला को हरवा दो तो मीर जाफ़र तुमको राजा यहाँ का बना देंगे। तो उस चक्कर में मीर जाफ़र ने कुछ धोखेबाजी की, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया। और अब मेन वहाँ का कमांड चला गया रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है, के ऊपर रॉबर्ट क्लाइव। तो ये तो रही बात 1757 में। तो इस तरह से मतलब अंग्रेज़ों का यहाँ पे पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि इन्होंने हमारे देश में थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करना शुरू कर दिया बंगाल से, ठीक है। अब एक युद्ध आता है, बात चलती रही, फिर एक 1764 का एक युद्ध फिर से होता है, जिसमें इस बार एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति को भेजा गया। उसका नाम था हेक्टर मुनरो। अब इस बार 1764 में हेक्टर मुनरो को भेजा गया। हेक्टर मुनरो को अंग्रेज़ सेनापति के तौर पे भेजा गया कि आप जाइए और देखिए अब इंडिया की कंडीशन क्या है, या फिर और जगह अगर आप वो कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, तो आप आराम से करिए। तो हेक्टर मुनरो पहुँचते हैं। तो ये 1764 का जो युद्ध का नाम है बक्सर। बक्सर जो आज के बिहार में एक ज़िला है। तो बक्सर युद्ध नाम जाना जाता है क्योंकि बक्सर में हुआ था। तो इन्होंने हेक्टर मुनरो इधर से अंग्रेज़ की तरफ से थे। ये किसके किसके खिलाफ हुए? हेक्टर मुनरो और भारत के 3 व्यक्तियों के साथ हुआ था, जिसमें एक था शाह आलम द्वितीय, एक व्यक्ति थे मीर कासिम और एक और व्यक्ति था जो कि अवध का नवाब था, जिसका नाम था शुजाउद्दौला। ठीक है। तो इस तरह से हेक्टर मुनरो सेनापति था जो कि अंग्रेज़ों का। हेक्टर मुनरो और इन तीनों आदमियों के बीच, तीनों राजाओं के बीच युद्ध हुआ। ये भारत में तीनों एक तरफ से लड़े, लेकिन फिर भी हार का सामना इन तीनों को करना पड़ा और विजय इसकी होती है, हेक्टर मुनरो जीत गया। इस तरह से भारत में कुल मिला के बंगाल, बिहार और अवध के प्रांत में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अब हम बात करेंगे, जब अधिकार हो गया, वहाँ पे शासन चलने लगा, तो अंग्रेज रहते रहते यहाँ पे कुछ नियम एक्ट बनाने लगे, जिसकी वजह से कि वो अपना शासन करेंगे भारत में। क्योंकि हर जगह कहीं भी अगर रहना है, चाहे आप दूसरे जगह जाओ चाहे अपने घर में ही रहो, तो अगर कुछ न कुछ नियम और कायदा
बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरुआत होती है भारतीय संविधान के विकास में। जो पहला जो अधिनियम था जिससे संवैधानिक विकास का नींव माना जाता है, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, दो महत्वपूर्ण अपन ने डेट देख लिया था, सन 1757 पलासी, सन 1764 बक्सर। आपको ये याद करने वाली चीज़ें ये है, जानने वाली ये चीज़ें हैं किसके और किसके विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो सन 1773 का अब रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, अंग्रेज़ों ने कई तरह के नियम बनाए, ठीक है, भारत में, जिसको दो भागों में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। उनको एक बोलते हैं, एक को बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम बने, और एक बनता है ताज शासन द्वारा। ठीक है, तो सन 1773 से लेके सन 1758 तक की कहानी हम पढ़ेंगे किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम। ठीक है, मतलब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जब उसका नाम था अंग्रेज़ों का, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे भाई। उनका उद्देश्य ये था कि हम व्यापार करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियमों की चर्चा हम 1773 से 1758 तक करेंगे, और दूसरा जो करेंगे सन 1758 से लेके सन 1947 तक। इसमें ताजपोशी शासन। ठीक है, ताजपोशी ब्रिटिश शासन। तो इसमें हम दो तरह के ये चर्चा डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना सन 1773 1758 तक के। तो पहला अधिनियम इसके अंतर्गत आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की हम मुख्य बातें आगे चर्चा करेंगे कुछ देर में, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव 1757 में भारत आ गया, प्लासी के युद्ध विजय हो गया, तो अपने आप को क्या कहलवाने लगा? एक पद था जिसको बोलते हैं बंगाल का गवर्नर। सन 1757 से। ठीक है, सबसे पहले कौन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव। मतलब आपकी जानकारी के लिए, सबसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या होता था उस समय, रॉबर्ट क्लाइव बन गया, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता था कि देखें, ये हो गया अपना बंगाल, उसको दो तरह के शासन में डिवाइड कर दिया। अब दो तरह के शासन में ये क्या था? दो तरह का शासन ये था कि जैसे बंगाल की बात करें, द्वैध शासन। ठीक है, अब द्वैध शासन में एक में क्या होता था, दो भागों में द्वैध शासन को डिवाइड कर। द्वैध शासन एक था, ये था कि मतलब राजस्व विभाग, ये राजस्व, एक क्या होता था राजस्व के अलावा शासन। ठीक है, शासन व्यवस्था। अब बंगाल का गवर्नर, या फिर कहा जाए तो मतलब ब्रिटेन के लोगों ने या फिर जो हाई कमांड थे, उन्होंने दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। एक राजस्व होगा, एक शासन। तो राजस्व के अंतर्गत क्या होता था, मतलब टैक्स। तो टैक्स वसूलने का काम कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव खुद किया करता था।
खुद किया करता था, मतलब कि वही नहीं जाके वसूलता था, मतलब उसका वो था कि आधिपत्य था या फिर अधिकार था कि हम जो टैक्स वाले सिस्टम है या फिर राजस्व वसूलने का काम है हम करेंगे। और द्वैध शासन में शासन करने की व्यवस्था किसको कहा गया कि नवाबों को दिया गया। ठीक है, अब नवाब खुश, भारत के जो नवाब लोग थे वो खुश हो गए कि हमको शासन करने का हमको मौका मिला है। अब इसमें ये करता क्या था, देखो जैसे टैक्स खुद बढ़ा देता था तो लोग वहाँ के क्या करते थे, परेशान हो जाते थे कि मतलब कि सर टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम बहुत वो मतलब हम नहीं दे पाए, हम बहुत गरीब है, ऐसा वैसा कुछ वहाँ की जनता जैसे बोलती थी। तो रॉबर्ट क्लाइव करता ये था कि उनसे ये ऐसा भावना पैदा करता था कि आपके नवाब ही तो ये सब कर रहे हैं, हम तो केवल एक टैक्स वसूलने वाले अधिकारी हैं। तो इससे धीरे धीरे ये हुआ कि लोग नवाबों को या फिर भारतीय लोगों को पसंद करना कम कर दिए और वो सोचने लगे कि ये हमारे जो अंग्रेज़ हैं और ये अंग्रेज़ अधिकारी है वो बहुत बढ़िया है। तो क्योंकि वहाँ बहुत मतलब वो अच्छे से उनके साथ पेश आता था, टैक्स खुद ही नियम बनाता, लेकिन भावना कि नवाब आपके कर रहे हैं सब गड़बड़, तो उनके प्रति द्वेष भावना पैदा करने लगा। तो इस तरह से द्वैध शासन था। द्वैध शासन आता है कभी कभी डिफाइन कि द्वैध शासन क्या है, तो इसमें आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि राजस्व और शासन, तो शासन वाला नवाब को दे दिया गया और राजस्व का पूरा हिसाब किताब पूरा अंग्रेजों ने लिया। तो इस तरह से ये एज ए बंगाल का गवर्नर होते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने किया। अब जो हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के, रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला बदलाव ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बनाया, ये पहली बात थी। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, मतलब गवर्नर से गवर्नर जनरल शब्द जोड़ दिया गया। अब ये पहला व्यक्ति वो गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था, तो ये था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। तो इस तरह से पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग। किस अधिनियम के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसकी दूसरी अगर प्रमुख हम बात की जाए, दूसरी प्रमुख, ये एक हो गया, दो हो गया। दूसरी अगर प्रमुख विशेषता की बात किया जाए या फिर इसके अंदर क्या हुआ था, तो हुआ था कि बंगाल प्रेसिडेंसी का बम्बई तथा मद्रास में आधिपत्य। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। तो यहीं पे हम साइड में बना लेते हैं। ये हो गया क्या, ये भारत का, ये बंगाल हो गया, ये हो गया मुंबई और ये मद्रास। बंगाल और मुंबई, इस प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी उस समय। तो इसमें क्या हुआ कि मुंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल किए गए। ठीक है, तीसरा जो अगला बात है कि क्या हुआ था अब इसमें, तो इसको आप समझ गए होंगे ना कि मतलब बंगाल से पूरा हर चीज़ सिस्टम चलेगा, या का हाई कमांड यहाँ रहेगा, लेकिन मुंबई और मद्रास को इसमें मिला लिया गया। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अंग्रेज़ों हमारे उसमें विकास कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे क्षेत्र को बढ़ावा ले रहे हैं। ठीक, तीसरे जो इसको ये क्या है, मुंबई है। ठीक है, एम मतलब मुंबई। तो तीसरे जो इसकी प्रमुख एक बात है, इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल का ये पद आ गया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल के परिषद में, मतलब काउंसिल में, गवर्नर जनरल के काउंसिल में 4 लोग और आ गए। 4 लोग गवर्नर जनरल परिषद में शामिल, मतलब गवर्नर जनरल के परिषद में 4 और लोगों को शामिल किया गया। मतलब 4 प्लस एक खुद गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। ओके,
तो अब 4 लोग वो जो शामिल किए गए थे, तो उनके कभी कभी नाम भी आपको लिखने को आ सकता है। तो प्रमुख 4 लोग जो थे उसमें था, एक था व्यक्ति फिलिप फ्रांसिस, और दूसरे व्यक्ति थे जो मोनसोन, ठीक है, मोनसोन। और तीसरे व्यक्ति को जिसको परिषद में रखा गया उनका नाम था क्लूवेरिन। क्या था? क्लूवेरिंग। और चौथे व्यक्ति एक और थे, उनका नाम था वर्नेल, ठीक है, वर्नेल। तो इस तरह से तीसरी प्रमुख बातें, पहला था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरी बात यह था मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल में शामिल किए गए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि 4 लोगों के गवर्नर जनरल परिषद में 4 लोगों को और शामिल किया गया, जिसमें फिलिप फ्रांसिस, मॉनसून और क्लूवेरिंग और वर्नेल व्यक्ति थे, ठीक है। और 5वां व्यक्ति कौन था? तो खुद वारेन हेस्टिंग, ओके। एंड चौथा जो इसमें पॉइंट है, एक चौथा मैं यहाँ लिख देता हूँ। चौथा जो बात थी रेगुलेटिंग एक्ट की, उसमें क्या था? उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब कुल मिला के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन। प्रश्न यहाँ से भी आ जाते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहली बार कब बना, कौन से एक्ट के अंतर्गत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या होता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ऐसे लोगों को रखा जाता था, या फिर इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भारत में ये वारेन हेस्टिंग जो मतलब कर रहे हैं या फिर विस्तार कर रहे हैं, जो भी करें राजनीतिक व्यापारिक, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजना था? लंदन, ये लंदन या फिर ब्रिटेन भेजना था इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भारत में हो रहे सभी गतिविधियों का इन्फॉर्मेशन देना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था। कहाँ? लंदन में या फिर ब्रिटेन में। अब एक 5वीं सबसे बड़ी बात इसमें हुई, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता? बंगाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन, ठीक है, मतलब एफसी का गठन हो गया। कहाँ? बंगाल में। ये बात हो रही थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, लेकिन बंगाल में ये जो सुप्रीम कोर्ट का गठन पहली बार हुआ सन 1774 ईस्वी की बात है। अब 1774 है, मतलब एक्ट देखिए 1773 को 1774 के बीच और कोई एक्ट नहीं आया, तो यही एक्ट लागू रहेगा। मतलब जब से 1773 से लेकर जब तक अगला एक्ट नहीं आएगा तब तक रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ें चलेंगी। तो हम पढ़ते हैं 1774 में सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ तो इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट गठन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ तो उसके कोई ना कोई एक चीफ जस्टिस भी होंगे, मतलब मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, मुख्य न्यायाधीश। तो एक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना तो एक मुख्य न्यायाधीश बने और उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश बने। तो मुख्य न्यायाधीश की बात अगर हम करें बोले तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे सर इलाजे इम्पे। क्या उनका नाम था? क्या था? सर इलाजे इम्पे। ये सब चीज़ें आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में एकदम एग्जैक्ट मिलेगा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्या था? ये मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब चीफ जज सीजे। अब उनके साथ 3 और व्यक्ति जो अन्य न्यायाधीश बने थे वो थे चैम्बर्स, एक व्यक्ति थे, दूसरे व्यक्ति का नाम था हाइड,
अब अंग्रेजी नाम है, इनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जनरली हमारे ट्रेंड में बोलने के नहीं रहता। तो चेम्बर्स, हाइड और तीसरे व्यक्ति थे जो थे लिमेंस्टर। तो इस तरह से 3 क्या हुए अन्य न्यायाधीश। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की ये सब बातें हमने की। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट की सारी बातें आपको समझ में आ गई, जिनके 5 मुख्य पॉइंट थे, 1 2 3 4 5। इसमें पहले में था क्या था, आपको फिर देख ले, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। दूसरी बात क्या थी, इसमें मद्रास और बम्बई को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया। तीसरी बात इसकी क्या थी कि इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ जो कि इन्फॉर्मेशन देता था ब्रिटेन को। चौथी बात एक क्या होती कि इसमें जो गवर्नर जनरल के परिषद में 4 लोगों को शामिल किया गया, ठीक है। जो 4 लोग फिलिप फ्रांसिस, मॉनसून, क्लोवेरिंग और बर्नेल थे, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट लास्ट है, में बंगाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ सन 1774 ईस्वी में, ठीक है। तो 1774 ईस्वी में जो पहले बार सुप्रीम कोर्ट बना था, उसके मुख्य न्यायाधीश जो थे सर इलाजे इम्पे और उनके साथ अन्य 3 व्यक्ति अन्य मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो ये आपको चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, उसके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। तो आशा करता हूँ कि आज आपको ये जो पहला वीडियो है संवैधानिक विकास का, रेगुलेटिंग एक्ट, आपको समझ में आया होगा। आप इसको आराम से पॉइंट बाय पॉइंट 4 पॉइंट बना के नोट कर सकते हैं और मेंस में भी लिख सकते हैं और प्री के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।